आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेके। ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से प्रोफाइल है जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट होते हैं, कौन से ऐसे प्रोफाइल है जिनको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। प्लस ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा सक्सेस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा सक्सेस क्या है, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड्स की कैसे रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन फंड स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनका जो प्रोसेस है वो क्या है कि कैसे कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है, कौन कौन सा प्रोसेस बीच में आता है, और जीटी क्राइटेरिया और ऑफर लेटर में कितना टाइम करंटली लग रहा है और वीज़ा में कितना टाइम लग रहा है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। ये एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आप इस वीडियो को काइंडली शेयर जरूर करिएगा। ये बहुत यूजफुल वीडियो है, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एस्पिरेंट है वो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ एजुकेशन सिस्टम की। तो वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर उन्होंने जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनको लेवल सिस्टम में डाला हुआ है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 की सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस होती है। अगर उसकी वीज़ा सक्सेस 1% से डाउन हो जाए तो उसको वो लेवल 2 में डाल देते हैं। हर साल 2 बार, मार्च और सितंबर में, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेवल दोबारा से रीडिफाइन करती है। जो लेवल 1 में अगर उनकी वीज़ा सक्सेस डाउन आती है उनको लेवल 2 में डाला जाता है। लेवल 2 वालों की अगर वीज़ा सक्सेस अच्छी होती है वो लेवल 1 में डाला जाता है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का जो सिडनी कैंपस है वो पहले लेवल 1 में आता था, अब उसको लेवल 2 में डाल दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो लेवल 1 में भी अपग्रेड कर दी गई। अब बात करते हैं बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम है उसको 2 सिस्टम है उसमें। एक है वेट सेक्शन, एक है हायर एजुकेशन। वेट सेक्शन में आते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम। आप कोई भी डिप्लोमा लेके जाते हैं, चाहे आप डिप्लोमा कारपेंट्री का ले रहे हैं, आप कुकरी का ले रहे हैं, आप अकाउंटिंग का ले रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा लेके जाते हैं वो वेट सेक्शन के अंडर आएगा। उसके बाद अगर आप बैचलर या मास्टर करने जाते हैं, या मास्टर बाय रिसर्च करने जाते हैं, या PhD करना जाते हैं, वो आपको हायर एजुकेशन में आएगा। तो इस तरह अगर वीज़ा सक्सेस की बात करें हम, तो अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं उसका जो वीज़ा सक्सेस है 90% से भी अबव रहता है। तो आपको अगर हमें पता होता है कि अगर स्टूडेंट बैचलर में अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स में कर रहा है, हायर एजुकेशन में जा रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल 1 है, तो 90% पता होता है कि बच्चे का वीज़ा आ ही जाना है। अगर यही आप डिप्लोमा में अप्लाई करते हैं तो जो आपकी ऑफिशियल फिगर है डिप्लोमा की वो 39% सिर्फ वीज़ा सक्सेस है। 39% है, 61% रिफ्यूज़ल है अगर आप वेट सेक्शन में अप्लाई करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम में। ये मेरी फिगर नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर है। आप जाके data.gov.au में जाके खुद भी देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल फिगर है 39% की, जहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा रहता है। तो अब बात करते हैं, जब से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आए थे, तो तब से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाऊं तो दिसंबर में फ़्लाइट स्टार्ट हुई थी। 2 साल पहले फ़्लाइट्स बंद रही थी। फ़्लाइट स्टार्ट होने के साथ ही जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो फ्लाई किए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 साल बंद होने के कारण वहाँ पर स्किल्ड वर्कर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स भी लेने पड़े, उनको स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क राइट देना पड़ा। इवन 3 मंथ्स के लिए उन्होंने एम्बेसी फीस भी कर दिया था कि आपको रिफंड मिल जाएगी, जो 3 मंथ्स 19 जनवरी से 19 अप्रैल के बीच में स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे थे उनको इवन वो भी एम्बेसी फीस भी उन्होंने रिफंड कर दी। फुल टाइम वर्क राइट के अलावा उन्होंने मास्टर्स के लिए 3 ईयर का वर्क परमिट भी कर दिया था। अगर हम वर्क परमिट की ही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप मेलबर्न, ब्रिस्बेन या सिडनी जाते हैं, ये उनकी 3 मेट्रो सिटीज़ आती हैं, इसमें जो वर्क परमिट है वो 2 ईयर्स का है। अगर आप उसके बाद कैनबरा जाते हैं, गोल्ड कोस्ट जाते हैं, शाइन कोस्ट जाते हैं, एडिलेड जाते हैं, पर्थ जाते हैं, हालांकि कैनबरा इनकी कैपिटल है, फिर भी वो उसको रीजनल एरिया में मानते हैं। इसके अलावा जो बाकी एरियाज रहता है उसको सुपर रीजनल एरिया में मानते हैं। रीजनल एरिया में जो है, आप अगर स्टडी करने के लिए जाते हैं आपको 3 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। अगर सुपर रीजनल एरिया में जाते हैं तो उसमें 4 ईयर का वर्क परमिट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको जितना वर्क परमिट ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा आपको PR में पॉइंट्स बनाने में आसानी होती है। प्लस आपके जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा बनते हैं अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं या सुपर रीजनल एरिया में जाते हैं, आपको PR में 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद जब बात करते हैं लेवल 1 यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अगर आप +2 के बाद जा रहे हैं तो सिर्फ फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स ही एक्सेप्टेबल है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो सिर्फ 21 और 22 वाले स्टूडेंट्स ही एक्सेप्टेबल होंगे।
2020 वाले या 19 वाले स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल होता है, 3 to 4 इयर्स का गैप भी चल जाता है, बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सैलरी अगर अकाउंट में है तो दैट वुड बी द बेटर थिंग। तो वो उसको मानते हैं कि अगर सैलरी अकाउंट में वो आपकी प्रॉपर जस्टिफाई करता है। और अगर आपकी जो एजुकेशन है प्रीवियस उसी से रेलिवेंट आप कोर्स ले रहे हैं तो दैट वुड बी द बेटर थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज की, +2 के बाद अगर आपके 60% है सीबीएसई बोर्ड में तो वो आप एक्सेप्टेबल हैं। आइल्स में 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 है तो आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट कर लेंगी। इसी तरह अगर आपने स्टेट बोर्ड से करा है 65% अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। पीटी को भी ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है क्योंकि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी है, वहाँ आइल्स और पीटी को इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में अगर पीटी करी है तो उसमें आपकी जो फाइल है नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगती है। यहीं अगर हम फंड्स की बात करते हैं तो जो कनाडा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जीआईसी पूरा 10,200 जमा करना ही पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई भी ऐसे पैसे जमा नहीं करने पड़ते। हालांकि फंड्स दिखाने पड़ते हैं। फंड की कैलकुलेशन में आगे जाकर आपको बताता हूँ, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन आपको फंड स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितने फंड्स चाहिए। अब बात करते हैं बैचलर्स की। अगर बैचलर में आपके 60% मार्क्स हैं तो आपको वो एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी 55% पे भी लेती हैं। और अगर आपके आइल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 है आपको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अगर एक मॉड्यूल में 5.5 है तो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। कोई 6 ईच पे भी आपको एक्सेप्ट करती है। सिमिलरली अगर आपका पीटी स्कोर है तो उसी पे भी आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये थी एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट की बात। अब ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्म्स है, आप 6 मंथ की फीस दे के भी जा सकते हैं। तो आपका अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया में अगर यहाँ से आप जाते हैं खर्चा कितना होता है तो वो आप लगा लीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की 6 मंथ की फीस अप्रोक्स 7 लाख लगा रहा हूँ मैं, अगर 7 लाख के करीब है। उसके अलावा सिर्फ एक आपको ओवरसीज हेल्थ कवर देना पड़ता है जो कि $700 के करीब होता है पर ईयर के हिसाब से, जितनी की स्टडी। अगर आप बैचलर में जाएंगे तो आपको 2100 कह रहा हूँ, अगर मास्टर्स में जाएंगे तो 1400 के करीब वो पे करना पड़ता है। एक आपको इंडियन रुपीज़ में मेडिकल के 5000 रुपीज़ के करीब लगते हैं और एक आपकी एम्बेसी फीस लगती है $620 के अप्रॉक्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में 36,000 रुपीज़ के करीब बनती है। तो ये था सिर्फ आपका, अगर हम ओवरऑल खर्चा लगाएं तो आपका यहाँ से अगर आप एयर टिकट वगैरह भी डालें सारा कुछ लगा के भी 10 लाख के करीब ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं जिसकी कि बहुत हाई फीस नहीं है, अगर फीस ज़्यादा है तो उतना ही डिफरेंस आपका आ जाएगा। नॉर्मली हम देखें तो 10 लाख रुपए में आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बाकी की फीस आपको 6 मंथ की वहाँ जाके देनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फंड्स की। फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, फंड्स की कैलकुलेशन 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, आपको 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ते हैं, ये फिक्स है 21,040, यानी कि 21,000 रुपये अप्रॉक्स लगाएं तो वो आपकी फीस रहती है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपको अप्रॉक्स फीस अगर मैं लगाऊं तो 24,000 की लगा रहा हूं साल की फीस। उसमें आपको 6 मंथ की तो पे करनी ही पड़ती है, बाकी 6 मंथ की आप अकाउंट में दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओवरसीज हेल्थ कवर, वो मैं बता चुका हूँ कि 700 पर ईयर के हिसाब से होता है। उसके बाद एक है ट्रैवल एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया में ये कंपलसरी है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको रिटर्न टिकट के $2,000 फिक्स है, वो दिखाने ही पड़ते हैं। तो अब मैं बात करूं कि फंड्स आपको कितने दिखाने पड़ते हैं। 21,000 लिविंग एक्सपेंस, 24,000 हो गए आपकी फीस साल की, क्योंकि 1 साल की फीस आपको दिखानी मैंडेटरी है। उसके बाद 700 ओवरसीज हेल्थ कवर, अगर 2 ईयर का हो गया तो 1400 वो हो गया। मास्टर क्योंकि 2 साल की है। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंस, वो 2000 फिक्स है, अगर यानी 21,000 प्लस 24,000 45,000, 1400 हो गया 46,400 और उसमें 2000 ट्रैवल का डाल दें तो 48,400। अगर हम उसको इंडियन कैलकुलेशन करें रुपीज़ में तो अप्रॉक्स 27,000 बनता है। तो जो फंड्स है वो फीस पे डिपेंड करता है, कई जगह फीस कम होती है, कई जगह फीस ज़्यादा होती है। तो जो अप्रॉक्स होता है वो हम एवरेज एक 25,000 के करीब लगा लेते हैं कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी आप अपनी जो फीस है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फीस आप कहीं और से भी पे कर सकते हैं, जबकि जो बाकी के फंड्स है वो आपको ओनली यूनिवर्सिटीज़ 3 मंथ ओल्ड मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 1 मंथ ओल्ड भी मांगती हैं। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो इसमें आप अपने पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी भी आते हैं और नाना नानी भी आते हैं। आपके रियल सिबलिंग्स यानी कि आपके रियल ब्रदर और सिस्टर वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको आपकी मौसी, मामा,
चाचा, ताया, बुआ ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इनकी कैब होती है कि ये 50% से ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आपको आपके जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आपको स्पॉन्सर करते हैं, साथ में आपको उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी चाहिए होती हैं, क्योंकि जब आप जीटीए क्राइटेरिया क्लियर करेंगे तो साथ में आपको उनकी इनकम प्रूफ भी साथ में लगाना पड़ता है। तो ये थी फंड की कैलकुलेशन। और अब बताता हूँ कि फंड्स किस किस फॉर्म में होना चाहिए। फंड आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए या आपके पास एफडीआर होना चाहिए। उसके अलावा आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और अगर आपके फंड्स जो हैं प्रोविडेंट फंड या अगर जीपीएफ में भी पड़े हैं तो भी वो आप विड्रॉ करवा के आप अपने सेविंग में दिखा सकते हैं। आप उनको अकाउंट में आपके जब ट्रांसफ़र होते हैं तो भी आप दिखा सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपके पोस्ट ऑफिस में भी फंड्स हैं तो भी आप उनको दिखा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो ऑनलाइन शो होने चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन वो शो हो रहे हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि फंड्स पुराने होने चाहिए। अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड है, सपोज आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है तो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि उसका आपके पास सोर्स है, फिर फ्रेश फंड्स भी एक्सेप्टेबल हैं। तो इसी तरह अगर आपने मान लीजिए जीपीएफ या पीपीएफ से भी ट्रांसफ़र करवाए हैं तो भी वो फ्रेश भी चलेंगे, या अगर आपने एजुकेशन लोन लिया वो भी फ्रेश भी चलेगा। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, वहाँ पर फ्रेश फंड्स भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड लोन एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी की तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर कनाडा में आप अप्लाई करते तो आपको रिजेक्शन लेटर में सिर्फ यही एक रीज़न देके वो रिजेक्ट कर देते कि आप वापस नहीं आओगे अपनी कंट्री में कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फुल ट्रांसपेरेंसी है, वो शुरू से ही है। वो आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्ड रिजेक्शन लेटर देते हैं जिसमें पूरा वो मेंशन करते हैं कि इस रीज़न की वजह से हम आपको ये मानते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हैं और या ये कमियां हैं आपके प्रोफाइल में। तो वहाँ पर आपको पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तो अब अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक यह रहता है फैक्टर कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है तो वो क्या करे, या अगर किसी के 55% है, 56% है तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, या अगर किसी के आइल्स में स्कोर कम है तो वो क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की परसेंटेज कम है तो वहाँ पर भी उसके पास ऑप्शंस रहती है कि वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके जा सकता है। जैसा कि हम बात करें लैपटॉप कॉलेज है, उसकी ही लैपटॉप यूनिवर्सिटी का ही वो लैपटॉप कॉलेज है, वहाँ पर करिकुलम वही रहता है जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है। मान लीजिए 3 ईयर की बैचलर है तो फर्स्ट ईयर आप कॉलेज में करेंगे, वो करिकुलम फर्स्ट ईयर का वही यूनिवर्सिटी का रहेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ के ही कैंपस में वो मेनली कॉलेजेस रहते हैं, तो आप पूरी फैसिलिटीज़ वही इंजॉय करते हैं। सेकेंडली डिफरेंस क्या रहता है कि जो कॉलेज की फ़ीस है कंपेरेटिवली यूनिवर्सिटी से थोड़ी कम रहती है। और उसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ होती है वो 50 के अराउंड रहती है पर क्लास, और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ स्ट्रेंथ है जो 20 के करीब रहती है। तो वहाँ से प्रोफेसर की आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो आपको ईजिली समझा पाते हैं और आपका लेवल को अपग्रेड कर पाते हैं, ताकि आप सेकेंड ईयर वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम ना आए यूनिवर्सिटी में जाके। तो ये बेनिफिट रहता है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को और भी होता है कि अगर आप खाली डिप्लोमा में अप्लाई करते हो तो वीज़ा सक्सेस बहुत कम है, जबकि हायर एजुकेशन में वीज़ा सक्सेस बहुत हायर रहती है। तो इसकी जो वीज़ा सक्सेस है वो मीडियम में रहती है। अगर हम बात करें तो इसकी वीज़ा सक्सेस हम 70% के अराउंड लगा के चलते हैं, क्योंकि अगर डिप्लोमा की मैंने बताया 39%, अगर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री करते हैं तो अप्रॉक्स 70%, अगर हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो 90% से ज़्यादा आपकी वीज़ा सक्सेस रहती है। सेकेंडली देखिए, अगर हम कनाडा में अप्लाई करते हैं तो कनाडा का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल रहता है कि ऑफर लेटर आई, ठीक है जी, उसके बाद फी डिपॉजिट करी, जीएससी खोला, मेडिकल कराया और उसके बाद एम्बेसी में फाइल लॉन्च कर दी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कनाडा से। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेम कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपने नॉन मेडिकल में करी है वेलकम है, मेडिकल में करी है वेलकम है, अगर आपने कॉमर्स में करी है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में जो पीआर है मेनली 1-2 कोर्सेज में ही होती है, स्पेशली अकाउंटिंग में, और एक आध कुछ कोर्सेज है बिजनेस से रिलेटेड भी। अब क्योंकि जो पीआर होती है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली होती है, कोर्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। जो आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे, जो आपका कोर्स है वो करने के बाद, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालांकि ये जो बात है मेरी प्रोफेशन के अगेंस्ट भी जाती है, पर हमारे काम है कि आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना।
आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सिर्फ वही अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया में जिनके पास मेन सब्जेक्ट में या तो आपके पास मैथ है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है या कंप्यूटर है। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई मत करें। आर्ट्स में वीज़ा सक्सेस बहुत कम रहता है ऑस्ट्रेलिया में। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्रीज़ की ऑप्शन लेनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में मास्टर वाले स्टूडेंट्स की, तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स 1 जुलाई के बाद अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी 1 जुलाई से ये ऑलरेडी रूल एप्लीकेबल हो चुका है। अगर आपने अप्लाई भी करना है तो आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखें और इसका मैं लिंक भी आपको नीचे दे रहा हूँ। और प्लस मैं आपको एक स्पेशली आपकी फैसिलिटेशन के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन रहता है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, तो लेवल 2 यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो भी मैं आज आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। ये है लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और ये है लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़। लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटीज़ भी आपके सामने आ गई, लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटीज़ भी आपके सामने आ गई। तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगी कि आप देख सकते हैं यहीं पर बैठे कि आपने कौन सी लेवल 1 में आती है, कौन सी लेवल 2 में आती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस क्या है। जब भी आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपका जो भी एकेडमिक्स है 10th ऑनवर्ड्स, आपका आइल्स, आपके पासपोर्ट की फ्रंट बैक की स्कैन कापी, तो अगर आपका कोई गैप है तो उसका प्रूफ। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आती है। कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको जीटी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है। उसमें अगेन आपके एकेडमिक, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और आपका जो भी फाइनेंशियल्स है वो जाते हैं। साथ में आपकी एक स्ट्रॉन्ग एसओपी जाती है और जीटी के जो फॉर्म्स है वो आपको फिलअप करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं अगर फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में आपकी जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं वो जाते हैं। साथ में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके साथ में इनकम टैक्स रिटर्न्स जाती है कि प्रूफ ऑफ इनकम जाता है साथ में। फंड्स जो यूनिवर्सिटीज़ है मेनली वो 3 मंथ ओल्ड मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 मंथ ओल्ड फंड्स भी मांग लेती है। और जैसा कि मैंने बोला कि कुछ जगह पे फ्रेश फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वहाँ फ्रेश फंड्स भी आपके चल जाते हैं। तो अब जब आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है, उसमें कई यूनिवर्सिटीज़ आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं। अगर आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है तब उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। जैसे पहले आपकी जो कंडीशनल ऑफर लेटर आई थी उसमें ये कंडीशन रहती कि आपको जीटी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है। हालांकि एक बेनिफिट स्टूडेंट्स को रहता है कि अगर आपने आइल्स या पीटी का टेस्ट एग्ज़ाम फिल कर दिया हुआ है, तो आपने अभी टेस्ट दिया नहीं, तो भी आप जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर में अप्लाई कर सकते हैं कि आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगी। ताकि तब तक अगर मान लो आइल्स आपने टेस्ट देना महीने बाद, आपने फिल करके उसका रिसीट साथ में लगा लो, अनकंडीशनल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंडीशन लग जाती है कि अगर आप आइल्स क्लियर करोगे तब आप इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। तो आपको वो टाइम सेव हो जाता है, जैसा कि ऑफर लेटर में 1 मंथ के करीब टाइम लगता है, वो भी आपका सेव हो जाता है। तो जैसे ही आपका जो जीटी क्राइटेरिया क्लियर हुआ, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाती है। उसके बाद आप फी डिपॉजिट करवाते हैं। फी डिपॉजिट होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको सीओई इशू करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जो सीओई इशू करेगी उसकी एक कॉपी आपकी मिनिस्ट्री में भी जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में भी जाती है। उसके बाद सीओई के बाद आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, आपकी हैप आईडी जनरेट होती है। फाइल लॉन्चमेंट के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल अपडेट होते ही उसके बाद आपका रिजल्ट्स आ जाता है। अब अगर बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, तो वो आपको मेट्रो सिटीज़ 3 है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये 3 मेट्रो सिटीज़ है। अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद आता है रीजनल सेंटर्स। रीजनल सेंटर्स में आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद आते हैं रीजनल एरियाज़, जिसको कि हम कंट्री साइड कहते हैं। रीजनल एरियाज़ में आपको 4 ईयर का वर्क परमिट मिलता है और इवन कई जगह पर तो आपको अप टू 5 ईयर भी मिलता है कि 3+2 की ईयर की आपकी एक्सटेंशन भी होती है। तो वो आपको बेनिफिट रहता है। मेट्रो सिटीज़ का 2 ईयर का, रीजनल सेंटर का 3 ईयर का, रीजनल एरिया 4 ईयर का। तो अब लेकिन जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मास्टर्स के लिए मेट्रो सिटीज़ में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको 3 ईयर का वर्क परमिट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहाँ भी आपको 3 ईयर का वर्क परमिट दे दिया है। क्योंकि अगर आप मेलबर्न, ब्रिस्बेन या सिडनी में मास्टर्स के लिए जाएंगे वहाँ भी आपको 3 ईयर का वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन बैचलर के लिए जाएंगे तो वही सेम वर्क परमिट रहेगा। और अगर आप
रीजनल सेंटर्स में जाते हैं वहाँ भी आपको 3 ईयर का मिलेगा। अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं वहाँ भी 4 ईयर का रहेगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेट्रो सिटी सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन है। अगर हम रीजनल सेंटर्स की बात करते हैं तो उसमें आते हैं एडिलेड, पर्थ, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, और ये सारे एरियाज सेंटर्स में आते हैं, रीजनल सेंटर्स में आते हैं। और जो रीजनल एरियाज है उसमें बाकी सारा एरिया, चाहे वो तस्मानिया कह लीजिए या और बहुत सारे एरियाज हैं जो रीजनल सेंटर्स में आते हैं। अगर हम रीजनल सेंटर्स की बात करते हैं तो कैनबरा, जो कि इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, वो भी रीजनल सेंटर में आती है। चाहे आप पर्थ की बात करें, एडिलेड बहुत अच्छी सिटीज़ है, और गोल्ड कोस्ट भी, ये सारी अच्छी सिटीज़ हैं। यहाँ पर भी आपको रीजनल सेंटर के सारे रीजनल एरियाज़ के बेनिफिट मिलते हैं। तो एक जो रीजनल एरिया का प्लस पॉइंट रहता है कि वहाँ पर आपको पीआर में 5 एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो रीजनल एरिया में जाने का ये आपके पास बेनिफिट रहता है। इसके अलावा अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी जो जीटी क्राइटेरिया स्लो है, क्यों स्लो हुआ था वो भी आपको पता है कि हरियाणा में कुछ कंसल्टेंट ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगा दिए थे। उस वजह से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन उसके बाद स्ट्रिक्ट हो गया और उन्होंने सारे प्रोफाइल दोबारा से स्क्रूटनी करनी शुरू करी और थारोली चेक करने के बाद ही वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो जबकि पहले नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट्स 1 मंथ के अंडर ही आ जाता था, जब फाइल लगती थी तो 1 मंथ तक स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट्स मिल जाता था। लेकिन अब जो प्रोसेसिंग टाइम रिसेंटली चल रहा है वो 2 से 3 मंथ्स तक लग रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स के तो इवन दिसंबर जनवरी के भी जो रिजल्ट्स हैं वो पेंडिंग है। लेकिन अभी अगर हम करंट प्रोसेसिंग की बात करें तो फरवरी 3rd वीक की प्रोसेसिंग चल रही है, तो उनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जिनकी फाइल्स फरवरी में लगी थी, और हमें उम्मीद है जिनकी फाइल मार्च में लगी थी उनको मई में रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप नीचे हमें डेफिनेटली कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। और अगर हो सके तो आपको मैं वीडियो बना के भी आपके हर डाउट का, हर जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसका आपको आंसर्स कंप्लीट दूंगा। तो इस वीडियो को मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप अपने सब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी ऑस्ट्रेलिया के एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा, बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर ले ताकि आप तक ऐसी यूजफुल वीडियो आगे भी आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.